इनफैक्ट 3 स्टैंडर्ड्स हमने कवर किया। IS-21 हमने कवर किया है, ठीक है जी। एक हमने IFRIC 1 कवर कर लिया है और IS-10 कवर कर लिया। बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड हैं। सही मायनों में आप ये कह लें कि सही से कोर्स का आगाज़ आज से हो रहा है। जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में टेस्ट होते हैं, ठीक है, बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं डेफर टैक्स से, ठीक है जी। IS-12 से शुरू कर रहे हैं। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी इसकी हम सबको पता है कि जी ऐसी है कि ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में जो है वो एग्जामिनर डेफर टैक्स से सवाल पूछता है। और पिछली जो है वो 5-6 अटैम्प्ट्स अगर आप उठा के देखें तो उस बंदे ने बड़े यूनिक क्वेश्चंस पूछे। ये ऐसे सवाल पूछे कि अगर किसी एक बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो ना विद रिस्पेक्ट टू डेफर टैक्स, तो वो बंदा सवाल नहीं अटैम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि उससे थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछ लिए। अच्छा, डेफर टैक्स जब आप पढ़ने जाते हो ना तो उसमें 2 एरियाज़ हैं। एक एरिया है जिसमें जनरल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में वो चीज़ें पूछता है, और अगर आप पुराने पास पेपर उठाओ तो वो आपसे इनकम रिसीवेबल्स, ठीक है जी, एक्सपेंस पेबल, इस तरह की चीज़ें वो पूछ रहा होता था। लेटली जो है वो हमारा एग्जामिनर वो जनरल एसेट पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है जी स्पेशलाइज्ड चीज़ें, टैक्स लॉसेस के बारे में, टैक्स क्रेडिट्स के बारे में, सर आपका अल्लाह भला करे प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स के बारे में, ठीक है जी। वो आपसे पूछ रहे हैं लीज़ के बारे में, वो आपसे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के बारे में, वो आपसे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं उस पर काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है जी। मेरी आपसे इल्तिजा है कि मैं ये डेफर टैक्स तकरीबन मुझे इसके लिए, मुझे कवर करने के लिए को 25 से 26 घंटे चाहिए होंगे, ठीक है जी। तो मैं 2-2 घंटे की 12 से 13 क्लासेस लूँगा। मेरी आपसे इल्तिजा है भैया, शायद ये एक टॉपिक है, एक टॉपिक इसके बाद हम 15 IFRS 15 कवर करेंगे। ये 2 शदीद किस्म के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। तो इसमें साथ साथ चीज़ों को जाके देखते रहना, होमवर्क देखते रहना, ठीक है जी, ताकि जब अगली क्लास में हम आए ना तो हमें पीछे की चीज़ें याद हो, ठीक है जी। अच्छा जी, इस टॉपिक के बारे में एक और छोटी सी चीज़, जो पहले पढ़े हुए बच्चे उनको अगर मैं मुखातिब करूँ, इसमें 2 अप्रोचेज़ होती हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच है और एक बैलेंस शीट अप्रोच है। जिस टीचर को बैलेंस शीट अप्रोच अच्छी आती है वो बच्चों को उस पर ले जाता है, जिस टीचर को PNL अप्रोच आती है वो PNL पे ले जाता है। ICAP का एग्जामिनर बहुत तेज़ है, वो सवाल बनाता है, उसका पार्ट ए PNL अप्रोच से भी सॉल्व हो जाता है, बैलेंस शीट अप्रोच से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो पार्ट बी जो पूछता है वो सिर्फ एक ही अप्रोच से सॉल्व होता है। तो अल्लाह के वास्ते मेरी इल्तिजा ये रहेगी कि दोनों मेथड्स के ऊपर आपका ग्रिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है जी। दोनों मेथड्स पे आपका ग्रिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है जी। तो इनिशिएट हम करेंगे PNL मेथड से, 1-2 क्लासें हमारी चलेंगी और फिर हम आ जाएंगे फ़ौरन से जो है वो बैलेंस शीट मेथड के ऊपर। और मेरा फोकस ज़्यादातर रहेगा जनाब ऐसी सवाल में बनाऊंगा ऐसे कि जिसमें दोनों मेथड्स की लिमिटेशंस मैं आपको बताऊंगा कि यार ये जो सवाल है ना ये PNL अप्रोच से नहीं हो सकता, या इस तरह का सवाल आ जाए तो वो बैलेंस शीट अप्रोच से नहीं हो सकता। तो आपको दोनों अप्रोचेस पे अपनी ग्रिप स्ट्रांग रखनी, ठीक है जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम जनाब। अपने पास हम हेडिंग डाल लें जनाब IS-12। IS-12 का नाम डेफर टैक्स नहीं है, IS-12 का नाम है इनकम टैक्सेस, यानी वो सारे टैक्सेस जो एक कंपनी की इनकम पे लगते हैं ना वो इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर होते हैं, ठीक है जी। मैं आपके सामने एक रखता हूँ सर छोटी सी एग्जांपल, और आपको मैं बताता हूँ कि IS-12 आया क्यों है, ठीक है जी। सर अज्यूम करें कि मेरे पास 2021 में मैंने जो है वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाया तो सर मैंने ट्यूशन फ़ी अर्न की और मैंने अपने पास एंट्री पास की कैश डेबिट 100 रुपये और मेरे पास फ़ी इनकम क्रेडिट कितने से 100 रुपये से। अच्छा, मैं ये इनकम कमा के FBR के पास जाता हूँ और मैं FBR को ये कहता हूँ कि जनाब मैंने 100 रुपये की इनकम कमा ली है, तो एक काम करें इस पर टैक्स लगा दें। FBR ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 100 रुपये को आपने कमाया है, आप पे हम टैक्स लगा रहे हैं। FBR ने हम पे टैक्स लगाया। करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का जी? अज्यूम करें 30% का रेट है 30 रुपये, और करंट टैक्स पेबल कितने से 30 रुपये से। हम करंट टैक्स जो है ना वो जनरली कुछ महीनों बाद पे कर देते हैं, कुछ महीने 1.5 महीने बाद, जब साल ख़त्म होता है हमारे पास कोई 3 महीने का टाइम होता है टैक्स पे करने का, तो हम ईयर एंड के ऊपर एंट्री क्या पास कर देते हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। डन।
अच्छा, अब मैं बना रहा हूँ जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताएं मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फी इनकम आ रही होगी कितने से भैया? 100 रुपए से। मेरे पास सर टैक्स आ रहा होगा इसके साथ, करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का? 30 रुपए का। सर बहुत अच्छी बात है, सीधी सी बात है। बताएं सर मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 70 रुपए का। इसमें किसी को कोई मसला नहीं, जब आपने इनकम कमाई आपने उस पर टैक्स पे कर दिया, कहानी खत्म। ऐसा है? बोर्ड पे देखते रहिएगा मेरे बच्चों, लिखना नहीं है, लिखना नहीं, लिखना नहीं। मैं आपके सामने रख रहा हूं सर एक और केस, और फिर इन दो केसेस को कंपेयर करने को मैं आपसे कहूंगा। केस 2, अज्यूम करें मेरे पास 2022 है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप में से एक बच्चे ने भी मुझे फीस नहीं दी, लेकिन ये मान जरूर लिया गया आपने मुझसे पढ़ा है, आपने कहा सर पैसे अगले साल ले लेना। ठीक है जी, तो मैंने अपने पास एंट्री क्या पास की? फी रिसीवेबल डेबिट कितने से? 100 रुपए से। फी इनकम क्रेडिट कितने से? 100 रुपए से। ऐसा अब जब मैंने इनकम रिकॉर्ड कर ली ना, मैं गया एफबीआर के पास, मैंने कहा एफबीआर मैंने इनकम अर्न कर ली है, आप मुझसे टैक्स चार्ज कर लें। अच्छा, एफबीआर ने कहा मैं आपसे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा देखिए मेरे हिसाब से इनकम जब अर्न होती है, फी इनकम, जब वो रिसीव हो जाए, चूंकि आपने ये इनकम अभी तक रिसीव नहीं की है तो मेरे हिसाब से इस पर कोई टैक्स नहीं बनता। तो मैंने कहा टैक्स कब काटेंगे? उसने कहा जब रिसीव हो जाए। अब बताओ रिसीव कब होगी? अगले साल। अब बताओ अगले साल मैं एंट्री क्या पास करता हूँ? कैश डेबिट कितने से जी? 100 रुपए से। और फी रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 100 रुपए से। अब एफबीआर मुझे कहता है कि हाँ यार बिल्कुल सही बात है, अब आप आगे टैक्स पे कर दें, तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 30 रुपए से। और करंट टैक्स पेबल कितने से? 30 रुपए से। अब एक प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं और उसमें मैं 2022 और 2023 दोनों को दिखाऊं, तो मेरे पास सर इनकम अर्न हुई है किस साल में अकाउंटिंग के हिसाब से? फी इनकम आई है कब? 22 में। कितने की? 100 रुपए की। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरे पास फी इनकम पे कोई टैक्स है? कोई टैक्स है? नहीं सर। फिर ये 100 रुपए आ रही है। सर मेरे पास 2023 का हिसाब किताब? सर कोई इनकम नहीं है, यहां तो मैंने सिर्फ पैसे रिसीव किए, इनकम तो है नहीं, और मेरे पास टैक्स आ रहा है कितने का? 30 रुपए का। तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास तो यहां पर मामला आउट हो गया। मामला क्यों आउट हो गया? क्योंकि सर मैंने बचपन में ये पढ़ा था कि एक चीज होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस साल आपने इनकम बुक की है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी साल बुक होने चाहिए। लेकिन सर जब मैं यहां देख रहा हूं तो इनकम तो मैंने अकाउंटिंग में अर्न की कब? 2022 में, लेकिन एफबीआर उस पर टैक्स कब काट रहा है? 2023 में। तो ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट है। और अगर आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बड़ा डिसबैलेंस नजर आ रहा है। एक साल सारी इनकम नजर आ रही है और दूसरे साल उससे रिलेटेड टैक्स नजर आ रहा है। तो क्या करें हम? किसी ने कहा एक काम करो, टैक्स यहां बुक कर लो, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 30 रुपए से। और करंट टैक्स पेबल कितने से? 30 रुपए से। मैंने कहा यार ये मैं नहीं कर सकता। इसकी वजह क्यों? उसकी वजह क्या? मैंने कहा देखो एक चीज होती है, ये लायबिलिटी है ना, करंट टैक्स पेबल, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए मैं टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, ध्यान दें। लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट होना चाहिए। ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब है वो इवेंट जो आपको लायबल बना दे पैसे देने के लिए। क्या टैक्स का पे करना, उसके लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट इनकम का अर्न करना या रिसीव करना। तो इसका मतलब है मैं तो सर इस टैक्स को 2022 में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि IAS 37 कहता है कि टैक्स का पेबल जब रिकॉर्ड करो जब पैसा रिसीव हो जाए। क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है जी? एफबीआर कब टैक्स काटता है? जब पैसा, तो सर पैसा तो रिसीव हुआ नहीं है, तो मैं कैसे बुक कर लूं यहां पे टैक्स? तो भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यार जिस साल इनकम आई है उसका टैक्स भी उसी साल आना चाहिए, वो आ नहीं रहा। जबकि मैं देखता हूं सर IAS 37 को, वो कहता है जी आप टैक्स का पेबल जब बुक कर सकते हैं जब पैसा रिसीव हो जाए। तो अब मैं फंस गया हूं सर यहाँ पे, अब मैं इधर फंस गया हूं सर। क्यों? इनकम आ रही है उससे रिलेटेड टैक्स नहीं आ रहा, और जिस साल इनकम नहीं आ रही है उस साल टैक्स आ रहा है। तो सर ऐसे सिनेरियो में मुझे हेल्प करता है कौन? IAS 12। IAS 12 आके पूछता है जी इनकम अर्न हो गई है? मैं कहता हूँ जी हाँ बिल्कुल अर्न हो गई है। टैक्स आ गया? मैंने कहा जी टैक्स नहीं आ रहा। टैक्स कब आएगा? अगले साल आएगा। एक काम करो, जाली टैक्स बुक कर लो, प्रॉक्सी टैक्स बुक कर लो। किस नाम से? डेफर्ड टैक्स, बाद में देने वाला टैक्स। कितना?
30 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने से 30। ऐसा तो इनकम पे हमने टैक्स बुक कर लिया, असल नहीं था तो हमने क्या बुक कर लिया, प्रॉक्सी टैक्स, जाली टैक्स बुक कर लिया। अब जब हम यहां पहुंचे तो इनकम अर्न हुई, सॉरी इनकम रिसीव हुई, इनकम रिसीव हुई तो अभी ने टैक्स काट लिया। अब एक इनकम पे दो टैक्स बुक हो चुके। लास्ट ईयर आपने प्रॉक्सी टैक्स बुक किया था, जब इस साल आ गए हो तो एक्चुअल टैक्स आ गया। अब क्या करें, अब उस प्रॉक्सी टैक्स को आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। तो कैसे रिवर्स करूं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से 30 से, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को या इनकम को क्रेडिट कर दो कितने से 30 से। ऐसा अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अब इसी पीएनएल को दोबारा बनाऊं तो मैं कहूंगा जी मेरे पास 2022 में फी इनकम है कितने की, 100 रुपए की। करंट टैक्स है इसके ऊपर 2022 में नहीं, इसकी जगह क्या आ रहा है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ रहा है कितने का, 30 का। अब बताओ जी मेरे पास क्या वाकई जिस साल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम डाली टैक्स आ गया। अब बताओ अगले साल क्या होगा, सर अकाउंटिंग इनकम तो कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा रिसीव हुआ है। करंट टैक्स एक्सपेंस है, हाँ है, कितने का, 30 का। लेकिन दूसरी तरफ डेफर्ड टैक्स इनकम आ रही है कितने की, 30 की। तो बताओ सर मेरे पास यहां मामला जीरो हो गया। अब बताओ सर डेफर्ड टैक्स ने आपकी हेल्प की किस चीज में, मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट करने में। किसको हेल्प करने में, किसको सही करने में। तो अब बताएं सर हमारे पास ऊपर डेफर्ड टैक्स क्यों नहीं आया, ऊपर डेफर्ड टैक्स इसलिए नहीं आया कि जिस साल की इनकम थी एफबीआर ने उस पर टैक्स लगा दिया। नीचे वाले केस में डेफर्ड टैक्स इसलिए आया कि जिस साल इनकम रिकॉर्ड हुई पीएनएल में तो सर उससे रिलेटेड टैक्स रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमने उसकी जगह क्या बुक किया, जाली टैक्स, प्रॉक्सी टैक्स। और सर जब फिर एक्चुअल टैक्स आ गया तो हमने प्रॉक्सी टैक्स को क्या कर दिया। अब बताएं सर मैं फिर आपसे पूछूंगा डेफर्ड टैक्स कब अराइज होगा, जब एक इनकम पीएनएल में जाएगी और उससे रिलेटेड टैक्स नहीं आ रहा होगा तो हम क्या क्रिएट कर देंगे, जाली टैक्स क्रिएट कर देंगे। और फिर जब असल टैक्स का बर्डन आएगा तो हम क्या करेंगे, इस जाली टैक्स को रिवर्स कर देंगे। ऐसा है, यानी ये आपके सर गैप को फिल करने के काम आएगा। ऐसा सर अगर एक इनकम भी अर्न हो गई, एफबीआर ने टैक्स भी लगा दिया तो फिर आपको डेफर्ड टैक्स की जरूरत ही नहीं है। ऐसा अब बताएं सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कब आएगा, जब एक इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड हो गई, उससे रिलेटेड टैक्स बर्डन एफबीआर आगे जाके लगाएगा तो मैं आज एक जाली टैक्स क्रिएट कर दूंगा, और जब एफबीआर असल बर्डन डालेगा टैक्स काम पे तो इस जाली टैक्स को हम रिवर्स करेंगे ताकि इनकम क्रिएट हो जाए और मामला क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसा है, ये कॉपी करें सर। बिल्कुल आएगा अभी आगे, बहुत सारे गेम हैं, एडजस्टमेंट्स आएंगी बेपना। अक्रूवल पे अभी तो पहले हम बेस बना लेना। अक्रूवल पे अगर जो टैक्स बुक हो रहा है तो फिर हमें डेफर्ड टैक्स की जरूरत ही नहीं। डेफर्ड टैक्स आती ही किन आइटम्स के ऊपर है, जिनमें अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में डिफरेंस हो, ठीक है ना। जहाँ नहीं है डिफरेंस वहाँ मामला। डेफर्ड टैक्स इनकम कैसे, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल क्रिएट इनकम। अभी आ रहा है बेटा टैक्स रेट चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे, सारी चीजें आ रही है, ठीक है जी। आराम आराम से हम एक चीज को पिक करेंगे, सारी चीजें हमने देखनी है, ठीक है जी। ये टैक्स वाले डिटरमिन करेगा। फिर हम एक ऐसे बंदे की अकाउंटिंग कर रहे थे जो ईमानदार होता है, ठीक है ना, और इंसान का पोता रहो। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो है, अगर आपको पता चल जाएगी कि सैलरी इनकम पर जो टैक्स लगता है वो अगले साल कम हो रहा है तो क्या आप अपनी सैलरी डेफर करा सकते हो। मुझे नहीं पता लॉ में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सैलरी पर टैक्स तो रिसीट के ऊपर है ना, रिसीट पे ही है ना। तो विद होल्डिंग हो कुछ भी हो तो टैक्स का मोड है ना। वैसे इनकम किसके ऊपर है, रिसीट के ऊपर है या रिसीवेबल के ऊपर। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, सैलरी रिसीव्ड पे अभी भी यही है। अदर सोर्स कैश पे When deferred tax liability is reversed, you have to reverse also. ऑब्वियस सी बात है, deferred tax liability रिवर्स करोगे तो दूसरी साइड उसकी क्या होगी,
इनकम ही होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आप बुक कर रहे हो, दूसरी तरफ डेफर्ड टैक्स इनकम आ रही है, लोग ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और इनकम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते वर्ड, वो यूज करते हैं डेफर्ड टैक्स चार्ज। उसमें इनकम भी है, वो क्रेडिट है तो इनकम है, पॉजिटिव है तो डेबिट है तो एक्सपेंस है। ठीक है जी, एक ही हेड खुला होता है। चलो मेरे बच्चों आगे आओ एक स्टेप। वो न्यू वाले पे काम हो रहा है बेटा, अभी थोड़े दिनों में अब उसको सही करके ना दोबारा डाल देंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये जो आपने भी कहानी लिखी ना, ये वैसे तो मैं थ्योरी लिखवाने के मोड में नहीं होता, लेकिन ये एक तो डेफर्ड टैक्स पे सवाल आ चुका है थ्योरी का, और दूसरा अब गंद ये हो गई है कि ये अब ओपन बुक पेपर भी नहीं रहा। तो मैं इस तरह के जो नोट्स आपको दिया करूँगा ना, ये आपने लिखने हैं साथ साथ में। सॉरी, मैं इसको रीड कर देता हूँ जी। व्हेन इनकम और एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट इन टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग, ठीक है जी, IAS 12 इज एप्लीकेबल। इसका क्या मतलब? अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इफ के फी जो है ना वो रिसीवेबल स्टेट पे ही टैक्सेबल होती। FBR कहता है रिसीव करने की जरूरत नहीं है, बस आपने कमा ली, हम टैक्स लगा रहे हैं, तो सर पे डेफर्ड टैक्स आता ही नहीं। तो हम कहते हैं जी अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स क्या है, सेम है, तो डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। अगर अकाउंटिंग वाला कह रहा है अक्रूवल बेसिस और टैक्स वाला क्या कह रहा है कैश बेसिस, तो फिर इसका मतलब ये है कि सर दोनों रूल्स में डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या होगा सर, IAS 12 एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जनाब, वी रिकग्नाइज अ प्रॉक्सी टैक्स टू इंश्योर मैचिंग कॉन्सेप्ट इज इंटैक्ट, ठीक है जी। और सर जब एक्चुअल टैक्स बर्डन आ जाएगा इज लेवीड, प्रॉक्सी टैक्स विल बी रिवर्स्ड इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट्स इंपैक्ट, ठीक है जी। सेम, हाँ। अच्छा डेफर्ड टैक्स पेबल की जगह अच्छा वर्ड है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। आपकी थर्सडे क्लास अभी तक अपलोड नहीं हुई, थर्सडे की क्लास, थर्सडे हुई नहीं थी बेटा क्लास। अच्छा जी, आए जरा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ये कर लिया कॉपी? करंट टैक्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, अच्छा वो एंट्री हम कभी ज़िंदगी में पास नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमारे काम ही नहीं है ना। हमारा जूनियर अकाउंटेंट जो कैश मैनेजमेंट का काम करता है वो एंट्री पास कर देगा, ठीक है। क्लास के बाद शायद, चलो अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक उसूल तय करते हैं, लिख लो पहले, शाबाश, पहले दिमाग इस तरह। अच्छा जी, हर सैटरडे को आपका एक क्विज़ हुआ करेगा, और वो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे जमा ही नहीं हो रहे थे, तो अब हमारा चूँकि एक मेन टॉपिक शुरू हो गया, तो ये आज कल सैटरडे है ना, तो कल को छोड़ के अगले सैटरडे से हम, जब ये टॉपिक थोड़ा सा आगे जा चुका होगा। अच्छा देखो, ये बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, जब टैक्स रिसीट बेसिस पे तो डेफर्ड टैक्स बेड डेट्स एक्सपेंस एडजस्टेबल क्यों होता है? चीज़ों को आगे जाने देना, हर इनकम रिसीट बेसिस पे टैक्स नहीं होती। जो इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होती है उसका तो फड्डा ही नहीं है ना, उस पर तो IAS 12 अप्लाई नहीं होना है, तो हमने IAS 12 पढ़ना ही क्यों है? वहाँ पढ़ना है जहाँ IAS 12 की ज़रूरत है,
सर अगर पूरी 90% हमारे पीएनएल में ऐसे आइटम्स हैं जो अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो रहे हैं तो होने दो, हमें IAS 12 किस पे अप्लाई करना है, वो 10% पे जाओ, नहीं हो रहे, ठीक है जी। अच्छा, आपका एक एग्जामिनर ऐसे सवाल कभी भी नहीं पूछेगा कि वो आपको सवाल दे रहे सारा और सब अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो, और आपको पूछेगा जी डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड किया नहीं किया, आपने कहा नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने अभी थोड़ा सा आगे जाने दो चीज़ों को, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, तुम्हें लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें अक्रूवल बेसिस पे हैं और हमें तो ये डेफर्ड टैक्स तुम्हारी जान को आ जाएगा, अभी रुक जाओ। अच्छा जी, बोर्ड पे देखो दोस्त, देखो डेफर्ड टैक्स दो सूरतों में बड़ा खतरनाक होता है। या तो आप को कॉन्सेप्ट ही नहीं हो इसके, बड़ा खतरनाक है, आपको समझ ही नहीं आता, या आपको इसके बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट हो तो भी आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्यों? फिर आप सोचते हो यार इसको इससे लिंक किया, इसको इससे लिंक किया, यहाँ से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, वहाँ से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है जी। अदरवाइज तो लोग आते हैं और दे मेरा भाई 4.5 भाग गया सर, ठीक है जी। अब बोर्ड पे देखो दोस्त, मुझे एक बात बताओ, FBR टैक्स किस चीज़ पे काटता है? इनकम पे काटता है या बॉटम लाइन के प्रॉफिट पे काटता है? नहीं नहीं नहीं, अब एक चीज़ सुन लेना दोस्त, एक चीज़ सुनना, एक कंपनी की इनकम है, ठीक है जी, गौर से सुनना, इनकम है से 100 रुपये की, इस कंपनी के एक्सपेंसेस हैं से 40 रुपये की, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? 60। अच्छा जी, टैक्स अज्यूम करो 30% है, कितना जी? 18। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि जो टैक्स है ना, ये टैक्स है नेट इनकम पे लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा जनाब, आपने 100 रुपये की इनकम कमाई है, क्या एंट्री पास की थी इनकम कमाते हुए? अज्यूम करते हैं कैश डेबिट और सर मेरे पास इनकम क्रेडिट। FBR ने आना है और इस पूरी इनकम पे टैक्स लगा देना। और टैक्स क्या करेंगे हम सर? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 30 रुपये से, और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से? इसका मतलब है हर एक इनकम जो पीएनएल में गिरती है, हर एक इनकम जो पीएनएल में गिरती है उस पर टैक्स लगता है, ऐसा। अब बताओ बराबर में क्या आ रहा है? 40 रुपये का एक्सपेंस, उसका मैं क्या करूंगा सर? एक्सपेंस डेबिट कितने से? 40 रुपये से। कैश क्रेडिट कितने से? अब मैं जाता हूं FBR के पास, मैं कहता हूं FBR हम और तुम पार्टनर हैं, जो इनकम कमाऊंगा 30% तुम्हें दूंगा। अब इस इनकम को कमाने के लिए भैया एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ते हैं, तो उस एक्सपेंसेस के अंदर भी शेयर दो ना। अब मैंने 40 रुपये के एक्सपेंस किए, अब मेरा तुमसे एक रिसीवेबल है, कितने का? 40 रुपये का एक्सपेंस आपने जेब से इनकर किया, FBR आपका पार्टनर है, 30% आप उससे लोगे, क्या एंट्री पास करूंगा मैं? करंट टैक्स एसेट डेबिट कितने से? 12 रुपये से। और सर करंट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? 12 रुपये से। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं FBR को देने कितने, तुम कहोगे 30, FBR से लेने कितने, तुम कहोगे 12। सर हमें एसेट और लायबिलिटी के सेट ऑफ करने का रूल पता है, एक ही बंदे से रिसीवेबल और पेएबल हो, एक ही बंदे से रिसीवेबल और पेएबल हो, एक ही टाइम पे सेटल होना हो। एक ही टाइम पे सेटल होना हो क्या मतलब? मैंने आपसे पैसे लेने हैं 100 रुपए अभी के अभी, आपको देने हैं 2 साल बाद, सेट ऑफ नहीं हो सकता। सेट ऑफ कब होगा? एक ही टाइम पे एक ही बंदे से रिसीवेबल पेएबल हो तो क्या हो जाएगा? वो सेट ऑफ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट उसके अंदर और भी है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। अब बताओ मैंने लेने कितने FBR से? 12 रुपए, देने कितने उसको? तो बताएं मेरा नेट अमाउंट कितना हो गया? 18। याद रखना, एवरी इनकम हैज अ टैक्स बर्डन एंड एवरी एक्सपेंस हैज अ टैक्स रिलीफ। आपने 100 रुपए की इनकम बुक की, उस पर 30 रुपए का क्या आ गया? टैक्स बर्डन आ गया। आपने 40 रुपए का एक्सपेंस बुक किया, उस पर आपको क्या मिला? रिलीफ मिला। अब बताएं सर मेरा बर्डन है 30 रुपए का, रिलीफ कितने का है? 12 रुपए का। नेट कितना आ रहा है सर? 18 रुपए मैंने FBR को पे करने, ऐसा है। अब आपने ये याद रखना है, बॉटम लाइन पे टैक्स नहीं लगता, हर एक इनकम टैक्सेबल है सेपरेटली, और हर एक एक्सपेंस को आप उठा के चेक करोगे आया ये एलिजिबल फॉर रिलीफ है या नहीं है। मुझे बताओ आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नेट इनकम पे बना हुआ है, हर एक इनकम के लिए अलग अलग रूल्स लिखे हुए और हर एक एक्सपेंस के लिए अलग अलग रूल लिखे हैं कि कब वो अलाउड और कब अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब है सर हम बॉटम लाइन पे टैक्स पे नहीं करते, बल्कि हर एक इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं, और हर एक एक्सपेंस जो कि एलिजिबल है रिलीफ के लिए, उस पर हमें रिलीफ मिलता है। और FBR को हम क्या पे करते हैं? बर्डन माइनस रिलीफ, जो नेट बच गया वो हमने FBR को देना, ऐसा है। अब आइंदा के बाद हम इनकम टू इनकम चलेंगे, बॉटम लाइन पे नहीं चलेंगे, ऐसा। ये नोट कर लो सर, शाबाश। हर एक इनकम और हर एक एक्सपेंस की एंट्री पास होगी।
आसानी के लिए। जी देखो, आपने जब इनकम कमाई बेटा 100 रुपए की, तो एफबीआर ने आपसे क्या कहा कि इनकम कमाई है, मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूं, 30 रुपए लेके आओ। आपने कहा पेबल बुक कर दिया। अब आपने खर्चा किया है, तो आप एफबीआर के पास गए, जी हम तो पार्टनर हैं, तो मैंने खर्चा किया, अब एक काम करो, उसका 30% यानी 12 रुपए मुझे वापस करो। तो एफबीआर ने आपको कहा आपने मुझे 30 रुपए देने और 12 रुपए मैंने आपको देने, तो एक काम करो, आप मुझे नेट कितने पैसे पे कर दो, 18 रुपए। बिल्कुल, जब भी तुम्हारे पास एक्सपेंस आएगा जो एफबीआर अलाउ करेगा, उस पर एफबीआर आपको क्या करेगा, रिलीफ देगा। और वो रिलीफ किस फॉर्म में होगा, करंट टैक्स एसेट, और टैक्स बर्डन किस फॉर्म में होगा, करंट टैक्स पेएबल। ठीक है जी। बट टैक्स वाले सारे एक्सपेंस को अलाउ नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, तभी तो हम एक एक जिस एक्सपेंस को अलाउएबल फॉर रिलीफ होगा वो लेंगे बस। अच्छा देखो, मैं एक चीज़, एक बच्चे ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी है। मैंने आपको जैसे अभी क्लास शुरू होते हुए कहा कि मे बी दिस वुड बी इफेक्टिवली, मे बी वुड बी माई ओनली अटेम्प्ट जिसमें मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं कोर्स का एक एक कोना खांचा कवर करूँ, ठीक है, तो ताकि मुझे दोबारा चीज़ें रिकॉर्ड ना कराना पड़े, तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसी के अंदर कवर होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ो दोस्त। बढ़ जाए मेरे बच्चों। हाँ भाई, नेट लॉस के केस में क्या होगा, इनकम ज्यादा है, रिलीफ बर्डन कम है, रिलीफ ज्यादा है। एफबीआर को आप कह रहे हो पैसा दो, एफबीआर कहेगा जाओ, नहीं है, अगली दफा आना जब तुम्हारा बर्डन बन रहा होगा, उससे सेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल केसेस भी बताऊँ मैं इस पे, इस टॉपिक के ऊपर, और उसकी एप्लीकेशन पे मेरी ठीक ठाक ग्रिप है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ टैक्स डिपार्टमेंट प्राइवेट कंपनीज मैनेज करती हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, वहाँ अगर आपका, और वहाँ प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, जब आप किसी जगह पे कंपनी खोलते हैं ना, उस न्यूजीलैंड में या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपसे वो कंपनी, जो टैक्स अथॉरिटी है, वो कंपनी है, वो आके आपसे एग्रीमेंट करती है जी कि आपने जो कमाना है हमें 30% देना है, जो आपका एक्सपेंस होगा उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब साल का एंड आता है ना सर, और आपके पास करंट टैक्स एसेट खड़ा होता है नेट, तो वाकई वो आपको पैसा देता है, वो वाकई क्या करता है, आपको पैसे देता है। ठीक है जी, ये मैं आपको बताऊं, ये फैक्ट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर टैक्स अथॉरिटीज का सिर्फ काम क्या है, हाँ भाई आवे, तो अगर आपकी कोई रिसीवेबल खड़ा हो गया, ठीक है जी, तो फिर वो आपसे क्या कहेगा, जब अगली दफ़ा पेबल बने ना, तो फिर इसको सेट ऑफ कर देना। ठीक है जी, फिर हम देख लेंगे। हमारे प्यारे मुल्क में जो होता है ना, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। हमारा ना एक 91 मिलियन का रिफंड खड़ा था हमारी कंपनी का। कितने का, 91 मिलियन का। मैं सीएफओ बना तो 91 मिलियन का रिफंड था, तो पिछले 6 साल से खड़ा हुआ था। तो मैंने टैक्स एडवाइज़र को फ़ोन किया, वो फर्गसन था हमारा टैक्स एडवाइज़र। मैंने कहा यार ये क्लेम है तो उसको क्लियर करवाओ ना। उसने कहा क्लियर करवाने के लिए एफबीआर तैयार तो हो, 91 मिलियन देगा ही नहीं। फिर खैर हमने एक ताल्लुक़ से ताल्लुक़ निकाला, और हमें माशाल्लाह 18 मिलियन कम होके बाकी मिल गया। 20% आपको देना पड़ता है, बाकी का रिफंड निकल आता है। ठीक है ना, मिल गया। हाँ, वो 20% जो है वो कहते हैं, आपको पता है बड़े ख़तरनाक रोड, ग्रीस लगानी पड़ती है ना ताकि पैसे निकल आए। तो वो फाइलों के नीचे पहिए लगते हैं घूम घूम के, ताकि आपका पैसा बाहर आ जाए। एक हमारा आया था अंग्रेज़, पाकिस्तान से बाहर डायरेक्टर था, उसको हमने चेक देना था, तो हमारे टैक्स एडवाइज़र ने रोक दिया कि जी पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट सेक्शन 152 में होती है, 152 में होती है, और नॉन रेजिडेंट अगर यहाँ पर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट भी ना हो, कुछ भी ना हो, एक अकेला निहत्ता आया हो, तो उससे 30% टैक्स काटते हैं। खैर अब वो 15% हो चुका है, तो उसका 30% टैक्स कट गया। और वो कहता है कि बाद में उस बंदे को रिटर्न फाइल करके वो पैसे रिफंड के तौर पे क्लेम कर लेने चाहिए।
अब वो बेचारा इधर जो है वो आता था मीटिंग के लिए, उसके पैसे फंस जाते थे, तो उसके पैसे जमा हो गए कोई 17-18 लाख रुपए। तो उसने कहा आई नीड माई रिफंड। अब हम उसको कैसे समझाएं भाई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, भाई पैसा नहीं निकलेगा तेरा, भूल जाए इसको तू। तो खैर फिर हमने जो है वो एक तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि टैक्स ऑन टैक्स का, हमने उसको और ऐसी रेम्यूनरेशन बढ़ा के दी, उसका और टैक्स बढ़ गया। तो किसी तरीके से हमने उसको 100 रुपये पूरे करके दे दिए, और फिर बाद में उसका वो रिफंड खड़ा रहा। अब पता नहीं वो क़यामत के दिन सेटल होगा। खैर जी, बोर्ड पर देखो सेमें बंद हो रही है भाई, हैं 15 मई से। अल्लाह का शुक्र है मैं फ़ाइल करता हूँ रिटर्न यार, दोनों बेगमात की भी फ़ाइल कराता हूँ। बोर्ड पे देखना दोस्त, अब सारी चीज़ें छोड़ दो, फोकस करो बोर्ड पे, सब चीज़ें छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ सर, सारी चीज़ें छोड़ दें प्लीज़, बोर्ड पे देखें। सर मैं आपके सामने ना एक छोटा सा सिनेरियो रख रहा हूँ, प्लीज़ बोर्ड पे देखना। सर मैंने एक बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों। सर मेरे पास ये सिनेरियो है सर, मेरी कंपनी है, उसने ये 4 पीसेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए। प्रॉफिट एंड लॉस में 1,40,000 रुपए का रेंटल इनकम आ रहा है, इसमें से 70% हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सर हमारे पास फी इनकम आ रही है 90,000 की, इसमें से 60% कलेक्ट हो गया। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये दोनों इनकम्स ऐसी हैं जिस पे एफबीआर टैक्स काटता है, किस बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे, ठीक है जी। अच्छा फिर एक एक्सपेंस है 60,000 का, चूंकि मैंने पूरा पे नहीं किया तो एफबीआर रिलीफ नहीं दे रहा, जितना मैंने पे किया उतना रिलीफ देगा, क्योंकि एफबीआर कहेगा भाई पे करो तो फिर बात करेंगे ना, जब एक चीज़ पे ही नहीं किया तो मैं कैसे रिलीफ दे दूं। फिर एक इंटरेस्ट है सर, वो भी हमने 75% पे किया, पूरा पे नहीं किया है, तो एफबीआर इस पे भी रिलीफ अलाउ करता है, किस बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है भैया हर एक पीस ऑफ इनकम को उठाओ और बताओ किस पे करंट टैक्स कितना बन रहा है और डेफर्ड टैक्स कितना बन रहा है, बोर्ड पे देखते रहना। मैं सबसे पहले रेंटल इनकम को पिक कर रहा हूँ। अच्छा ये सवाल मैं कर रहा हूँ ना, इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। मैं पूरा जब एंड तक पहुंचा दूँ ना, सारी रिकन्सिलेशन बना दूँ, फिर आपने इसको कॉपी करना है। सर मेरे पास रेंटल इनकम, मुझे बताया मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ उसको। सर कैश डेबिट कितने से, पूरा रेंटल इनकम कैश में रिसीव हुआ, नहीं सर 1,40,000 का 70%, कितना, 98,000। बाकी रेंट रिसीवेबल कितने से, और रेंटल इनकम क्रेडिट कितने से, 140,000, ऐसा। अब बताओ सर मेरे पास कितने पोर्शन पे एफबीआर टैक्स काटेगा, इस पोर्शन पे क्या एंट्री पास करें, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, 98,000 का 30%, अज्यूम करो 30% का रेट है, 29,400, और सर करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से, 29,400। अब बताओ ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसमें से ये 42,000 रुपए का अमाउंट ऐसा है जिसपे एफबीआर ने कोई टैक्स नहीं काटा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैंने इनकम पीएनएल में डाली है तो उसका टैक्स बर्डन भी पीएनएल में आना चाहिए। क्या क्रिएट करूं सर मैं, सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, सर 42,000 इंटू 30%, कितना, 12,000। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर अगर एक इनकम पीएनएल में गई तो लाजमी उसका टैक्स बर्डन पीएनएल में जाना चाहिए, जी हाँ। और अगर नहीं जा रहा है, एफबीआर नहीं चार्ज कर रहा, बाद में चार्ज करेगा, जाली टैक्स एक्सपेंस बुक कर लो, ऐसा। बताओ ये मैंने फारिग कर दिया। अब बताओ सर मेरे पास रेंट के बाद सेकंड की सर क्या है, फी इनकम कितने की जी, 90,000 की। मैंने क्या एंट्री पास की होगी, कैश डेबिट कितने से, 90,000 का 60% इज रिसीव्ड इन कैश, कितना। फिर जी सर मेरे पास फी रिसीवेबल कितना, 36,000, ऐसा। अच्छा अब हमारा दिमाग चलने लग गया जी कि किस इनकम पे एफबीआर टैक्स नहीं काटेगा इस वक्त, जो रिसीवेबल है, ये कितना है जी, 90। अच्छा एफबीआर काटेगा किस पे टैक्स, जो रिसीव हो चुकी है। तो बताओ मैं फिर एंट्री पास करूं सर, इसके ऊपर क्या चीज़, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, 54,000 का 30%,
कितना, और फिर मेरे पास सर करंट टैक्स पेबल के क्रेडिट कितने से, 16,200 से, ऐसा। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद मेरे पास 36,000 रुपये का अमाउंट है, इस पर FBR टैक्स नहीं काट रहा, तो हम क्या करेंगे, जाली टैक्स बुक कर देंगे। तो सर मेरे पास डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, 36,000 इंटू 30%, 10,800। और सर मेरे पास डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 10,800। ऐसे ही मेरे बच्चों। अब बताओ, मैंने दो इनकम्स फारिग कर दी, इसके बाद मैं उठा रहा हूं सर पहला एक्सपेंस, कौन सा, सैलरी एक्सपेंस, 60,000 का 60% हमने कैश में पे कर दिया है, 36,000, 24,000 अभी तक हमने पे नहीं किया। तो बताओ मैं अपने पास अब एंट्री पास करूं जनाब, मेरे पास सैलरी एक्सपेंस डेबिट। अब मैं खुश हूं कि जी FBR को मुझे रिलीफ देना पड़ेगा 60,000 रुपये, ठीक है जी। कैश कितना, 36,000। FBR कह रहे नहीं भाई, रिलीफ में जब दूंगा जब पे करोगे, क्या पता तुम भाग जाओ पे ही ना करो, क्या पता तुमने ये लायबिलिटी जाली बुक की हो, बोगस बुक की हो, हमें क्या पता, पे करो फिर आओ फिर बात करो, ऐसा। तो बताओ मैं क्या करूंगा सर, इसके ऊपर तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। क्या एंट्री पास करूं सर इस रिलीफ की, करंट टैक्स एसेट डेबिट कितने से, 36,000 का 30% कितना, 10,800। और मेरे पास सर करंट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से, 10,800, ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों जो 24,000 है ये वाला पार्ट, इस पे FBR रिलीफ नहीं दे रहा, और जायज़ रिलीफ नहीं दे रहा क्योंकि हमने पे नहीं किया। तो बताओ क्या करूं मैं सर, मैं डेफर टैक्स एसेट रिलीफ एसेट कितना जी, 24,000 इंटू 30%, कितना जी, 7,200। मैं कहता हूं मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। फिर डेफर टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर अगर आपने एक एक्सपेंस PNL में उतारा तो मर खप के भी हमें उसके ऊपर रिलीफ चाहिए, और अगर नहीं है रिलीफ तो आप जाली रिलीफ क्रिएट करें, ऐसा। फिर जब एक्चुअल रिलीफ मिल जाएगा तो इस जाली को हम रिवर्स कर देंगे, खत्म। अब बताएं जी इसके बाद सर मेरे पास ये हो गया साहब किताब, आखिरी एक्सपेंस रह गया सर, वो किस चीज़ का जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 44,000। एंट्री क्या पास करूं सर मैं, सर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 44। इसमें से कितना पोर्शन हमने पे कर दिया, 75%, दैट इज, और 11,000 रुपए अभी तक आप बताओ भाई, मेरे पास इस 33 की जो पेमेंट कर चुका हूं मैं, इस पे तो FBR रिलीफ दे देगा इमीडिएटली। क्या करूं मैं, करंट टैक्स एसेट डेबिट कितने से, 33,000 इंटू 30%, 9,900। और करंट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से, 9,900। अच्छे खासे लोगों ने लास्ट टाइम पूरा डेफर टैक्स पढ़ा होगा, लेकिन करंट टैक्स एसेट नाम का वर्ड भी नहीं सुना होगा, पता ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सही कह रहा हूँ मैं। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है डेफर टैक्स पहले, करंट टैक्स इनकम सुना था, सच बताना, सुना था, अच्छा हाँ जी। फिर सर मेरे पास डेबिट टैक्स एसेट डेबिट, सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार लोग आमतौर पे डायरेक्ट जो है ना वो रिकन्सिलेशन पे चले जाते हैं जी। 11,000 का 30% कितना जी, और मेरे पास डेफर टैक्स इनकम ग्रेड कितने से। मेरा सवाल है आपसे, ये सारे काम करने के बाद, गौर से सुनना, ये सारे काम करने के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, गिनती करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, मैं बताता हूँ आपको। आपकी दो इनकम्स हैं, एक 40 और 90, और आपके दो एक्सपेंसेस हैं 60 और 44। तो बताओ मेरे पास टोटल इनकम कितनी है, इनकम कितनी है टोटल सर, एक 40 और 90, 230। और मेरे पास सर एक्सपेंसेस कितने हैं सर, 60 और 44 कितने, 1 लाख, 1,04,000।
अगर मेरी हर एक इनकम और हर एक एक्सपेंस जो मैंने पीएनएल में उतारा है, हर एक इनकम पे मुझे टैक्स बर्डन मिल चुका है और हर एक एक्सपेंस जो मैंने पीएनएल में उतारा है उस पर मुझे रिलीफ मिल चुका है, तो मुझे बताएं सर मेरे पास कितना बन रहा है, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, नेट इनकम कितनी बन रही, 2 1। सर अब बताएं इस पे गौर से सुनना, इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना बनता है? क्या मैंने कहा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या करंट टैक्स एक्सपेंस? नहीं, मैंने एक नई टर्म निकाली, कौन सी? इनकम टैक्स एक्सपेंस। कितना जी? 30% कितना? 36,800। सर दिस इज माई इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस बराबर होता है किसके? नेट करंट टैक्स एक्सपेंस और नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ऐसा ये दो चीज़ें आपकी, अगर आपने काम सही किया है तो ये मैच करना चाहिए। ठीक है जी। अब मुझे बताएं सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस है कितना? गिनती करना शुरू करूं, 1, फिर जी 2, कितने हो गई? 29,400, 16,200, फिर उसके बाद करंट टैक्स इनकम 10,800 माइनस करना ही है, फिर इसके बाद एक और जी, एक और करंट टैक्स इनकम है, बोलो। हाँ बोलो। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, रखो मैं क्लास में कॉल करके ख़त्म कर बताता हूँ। हाँ जी मुझे बताएं नेट करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है जी? कितना? 24,900। ये आ गया मेरा सर नेट करंट टैक्स एक्सपेंस। अब अगर मैंने काम सही किया है तो सर मेरे पास जो डेफर्ड टैक्स का हिसाब किताब आ रहा है, सर सबसे पहले मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 12,600, फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 10,800, ठीक है जी, फिर डेफर्ड टैक्स इनकम 7,200, फिर डेफर्ड टैक्स इनकम 3,300। सबको नेट करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है? 12,000। क्या इन दोनों को ऐड करके ये 37,800 बन रहा है? इसका मतलब है भैया आपने काम बिल्कुल सही किया है, आपने एग्जाम में बस इन दोनों को टाई करना है। अभी तो बस है ना, अभी आएगा नहीं है ना, रुक जाओ। ऐसा आपने ये इंश्योर करना है एवरी इनकम जो कि आपने पीएनएल में उतारी है मस्ट हैव अ टैक्स बर्डन, आइदर करंट और डेफर्ड। एवरी पीस ऑफ एक्सपेंस मस्ट हैव अ टैक्स रिलीफ, आइदर करंट और डेफर्ड। ऐसा है। अच्छा अब सुनिएगा दोस्तों, अब पेपर में ना आपको एंट्रीज वेंट्रीज पास नहीं करनी पड़ेगी। पेपर में वो आपको देगा इस तरह का एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कहेगा जी इस पे इतना टैक्स बनता है, और आपको एडजस्टमेंट करके ये दो फिगर्स निकालनी होंगी और आपको मैच करना होगा कि मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस जितना बनना चाहिए बन रहा है, आया करंट टैक्स के नाम पे या डेफर्ड टैक्स के नाम पे। सर इसको आप कॉपी करना है तो कर लें जल्दी। गौर से एक चीज़ देखना प्यारे दोस्त, बोर्ड पे देखना एक चीज़। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास रेंट इनकम थी, कितने की थी रेंट इनकम? आपने ऊपर देखा रेंट इनकम थी 1,40,000 की, और इसमें से 98 कैश में मिल गए थे। ऐसा रेंट इनकम थी 1,40,000। ऐसा इस रेंट इनकम में से हमारे पास रिसीव हो चुका था कैश, कितने का? 98,000 का। ऐसा बोर्ड पर देखना, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पर देखो। मुझे एक बात बताओ, ये जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है 98,000 वाला, क्या मैं कह सकता हूं कि दिस पोर्शन इज टैक्स्ड? दिस पोर्शन इज टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऐसा ये टैक्स्ड हो गया। ऐसा और क्या मैं कह सकता हूं कि दिस पोर्शन जो कि कितना है हमारे पास, 98 हटा दो तो 42, दिस इज टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब दिस इज स्टिल टैक्सेबल, अभी टैक्स होना है इसको। ऐसा है। ये वाला पार्ट क्या है जनाब? अभी टैक्सेबल है भाई, अभी टैक्स नहीं हुआ है।
टैक्सेबल है, थोड़े दिनों में टैक्स हो जाएगा, ऐसा मेरा सवाल है। जो कैश में रिसीव हो गया एफबीआर ने इस पर टैक्स लगा दिया, जो अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुआ दिस इज स्टिल टैक्सेबल, इट विल बी टैक्स्ड इन फ्यूचर, ऐसा। अब मेरी बात गौर सुनना, जितने भी टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स में, अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स में जितने भी डिफरेंसेस क्या हैं, टैक्सेबल, यानी एक पार्ट ऑफ इनकम ऐसी है जिसको एफबीआर ने अभी तक टैक्स नहीं किया, इन सारे टैक्सेबल डिफरेंसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, ऐसा है। अब बताओ मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी है, 140, उसका एक पार्ट टैक्स हो चुका है, तो इसका मतलब है टैक्सेबल इनकम छोटी है, अकाउंटिंग इनकम बड़ी है। अकाउंटिंग इनकम 140 की है और टैक्सेबल इनकम 98 की है, तो ये जो बाकी का अमाउंट रह गया ये आज टैक्सेबल, मतलब अभी टैक्स नहीं हुआ, कब टैक्सेबल होगा, सर कब इस पर टैक्स लग गया, फ्यूचर में। तो हम कहते हैं जनाब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स प्रॉफिट्स, और ये जो अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स का डिफरेंस है इट इज टैक्सेबल, यानी ये वो अमाउंट है जिसपे मुझे कब टैक्स पे करना है, फ्यूचर में। सर स्टैंडर्ड कहता है जब तुमने अकाउंटिंग में इनकम बुक कर ली, टैक्स भले बाद में देना है, इस पे क्या क्रिएट कर लूं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब गौर सुनना, अब हमने एक छोटा सा उसूल बना लिया कि जब भी मेरी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी, किससे, टैक्सेबल इनकम से, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग इनकम का एक पार्ट बच गया है टैक्स से, उस पर टैक्स कब लगेगा, लेकिन वो अकाउंटिंग इनकम मैंने पीएनएल में तो डाल दी है, तो मैं उस पर क्या क्रिएट करूं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। तो मैं इस डिफरेंस को क्या नाम दूंगा, टैक्सेबल डिफरेंस। क्या नाम दूंगा, टैक्सेबल डिफरेंस। और ऑल टैक्सेबल डिफरेंसेस अट्रैक्ट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ऐसा है। अब बताएं व्हाट इज टैक्सेबल डिफरेंस, जब अकाउंटिंग इनकम का एक पार्ट इस साल टैक्स ना हो, वो कब टैक्स हो, फ्यूचर में जाके। तो सर उस पर फ्यूचर में टैक्स बुक नहीं करते हम, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको इनकम मान लिया है, तो हम उस पर आज ही टैक्स बुक करेंगे। तो इसका मतलब है सर जब भी मेरे पास कैलकुलेशन में कोई इनकम ऐसी आ गई जिसका अकाउंटिंग वर्जन देखूं तो बड़ी नजर आ रही है और टैक्स वर्जन देखूं तो छोटी नजर आ रही है, तो ये कौन सा डिफरेंस है, टैक्सेबल डिफरेंस। अब एक चीज ध्यान में बैठ गई, अकाउंटिंग इनकम जब भी ज्यादा होगी टैक्सेबल इनकम से, हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहेंगे, टैक्सेबल डिफरेंस। क्या कहेंगे, टैक्सेबल डिफरेंस। टैक्सेबल डिफरेंस का मतलब है जितना टैक्स अकाउंटिंग के हिसाब से बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा, कम बन रहा है, तो हम क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स। ये बात समझ आती है। तो सर अपने पास सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किस चीज की, टैक्सेबल डिफरेंस की, और ये एग्जांपल नोट कर लेंगे नीचे, ऐसा। अच्छा कर लिया ना। अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चों एक और छोटी सी एग्जांपल देखो, सैलरी एक्सपेंस को देखो, देखो जरा सैलरी एक्सपेंस को, ऊपर सैलरी एक्सपेंस कितने का था, ऊपर वाली एग्जांपल 60,000 रुपए का पूरा पे कर दिया, नहीं सर 36,000 पे कर दिए हमने, 24 पे नहीं किए। ये है मेरा सैलरी एक्सपेंस, कितने का जी, 60,000, ऐसा। इसमें से मैंने पे कितना कर दिया, ये मैंने पे कर दिया है कैश में, ऐसा। ये जो सैलरी है जो आपने पे की है ये एक एक्सपेंस है, इसका आपको डिडक्शन अलाउ होना चाहिए। क्या अलाउ होना चाहिए, डिडक्शन अलाउ होना चाहिए, ऐसा। तो मुझे बताएं एफबीआर ने क्या पूरा डिडक्शन अलाउ कर दिया है, नहीं सर। इसमें से हुआ ये कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट डिडक्ट हो चुका है, तो मैं इसको नाम दे दूं डिडक्टेड। क्या नाम दे दूं, डिडक्टेड, ऐसा। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किधर गया, ये जो पार्ट है रिमेनिंग 24,000, ये जो रिमेनिंग 24,000 का पार्ट है, ये 24,000 का पार्ट क्या है, इट इज स्टिल डिडक्टेबल। क्यों, एफबीआर कह रहे जब कैश पे करके आओगे तब आना, तब डिडक्शन अलाउ करूंगा। ये कौन सा पार्ट हो गया, डिडक्टेबल। मुझे बताएं एफबीआर ने रिलीफ किस पे दिया होगा,
डिडक्टेड पार्ट पे या डिडक्टेबल पार्ट पे भी? सिर्फ डिडक्टेड पार्ट पे। डिडक्टेबल पार्ट पे रिलीफ कब मिलेगा? रिलीफ कैसे मिलेगा? सर मेरा टैक्स बर्डन कम हो जाएगा, मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा फ्यूचर में, ऐसा है? तो मुझे बताएं, दीज डिडक्टेबल डिफरेंसेस आर क्रिएटिंग पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट्स, ऐसा? तो मुझे बताएं ये हमेशा क्या अट्रैक्ट करेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम, ऐसा? मैं कहूँगा जी 24,000 रुपए की अमाउंट ऐसी है, जैसे ही मैंने फ्यूचर में पे करनी है एफबीआर ने मुझे डिडक्शन अलाउ कर देनी है, मेरी टैक्स लायबिलिटी कम कर देनी है। तो बताओ ये 24,000 रुपये अगर मैं रेट लगाऊं 30% का, ये मेरा पोटेंशियल टैक्स सेविंग्स है, कब के लिए? फ्यूचर के लिए। तो मुझे बताएं सर डिडक्टेबल डिफरेंसेस कब आएंगे? कब आएंगे सर? सर जब मेरा अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा होगा और टैक्स एक्सपेंस कम होगा, तो हम कहेंगे जी अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा है, तो अकाउंटिंग एक्सपेंस तो हमने पीएनएल में उतारा हुआ पूरा पूरा, लेकिन एफबीआर पूरे एक्सपेंस पे रिलीफ नहीं दे रहा, तो बाकी पे रिलीफ कैसे क्रिएट कर रहे हैं? खुद क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा? अब सुनना सर, हम हर एक चीज को ना इनकम में ट्रांसलेट करेंगे। हम हर एक चीज को किस में ट्रांसलेट करेंगे? तो मुझे एक बात बताओ, इधर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है या टैक्सेबल इनकम ज्यादा है? अकाउंटिंग में बड़ा एक्सपेंस बुक हो रहा है और टैक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सपेंस क्या है? छोटा है। तो कौन सा प्रॉफिट ज्यादा होगा? टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी। भाई मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं अकाउंटिंग में 60,000 रुपए का एक्सपेंस बुक कर रहा हूं, अगर अकाउंटिंग के हिसाब से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं, टैक्स वाले की नजर में एक्सपेंस कितना है? 36,000। तो टैक्स वाले की नजर में एक्सपेंस छोटा है तो प्रॉफिट, तो मुझे बताओ यहां कौन सा प्रॉफिट बढ़ा है? सर टैक्स प्रॉफिट बढ़ा है। किससे? अकाउंटिंग प्रॉफिट से, ऐसा? सर जब भी मेरा टैक्स प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा होगा, एफबीआर मुझसे आज के दिन में ज्यादा टैक्स काट लेगा और मेरे हिसाब से इतना बनता नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं अज्यूम करूंगा जो टैक्स में एफबीआर को ज्यादा दे रहा हूं, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है बल्कि एसेट है, और इस पे मुझे कब अलाउ होगा, कब मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? फ्यूचर में जाके। तो मुझे बताओ मेरा टैक्स प्रॉफिट जब भी ज्यादा होगा तो सर मेरे पास ये क्या क्रिएट करेगा? डिडक्टेबल डिफरेंस। और डिडक्टेबल डिफरेंसेस को मैं क्या करूंगा सर? डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम पे लेके जाऊंगा। दोबारा सुन लें, मेरा अकाउंटिंग एक्सपेंस कितना है भैया? 60,000। टैक्स वाला इसमें से कितना डिडक्ट कर रहा है अभी? 36। कितना डिडक्टेबल है? 24। और इस डिडक्टेबल डिफरेंस के ऊपर मुझे क्या बुक करना है? डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम। क्यों? क्योंकि 36,000 रुपए में तो एफबीआर रिलीफ दे रहा है, बाकी 24 पर मुझे रिलीफ जानबूझ के खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो बताएं मैं क्या क्रिएट करूं उसके ऊपर सर? डेफर्ड टैक्स एसेट। और तो इसका मतलब ये कि सर अगर मैं देखूं तो मेरा अकाउंटिंग में ज्यादा एक्सपेंस बुक हो रहा है, टैक्स में कम बुक हो रहा है। तो अगर अकाउंटिंग में ज्यादा बड़ा एक्सपेंस बुक हो रहा है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम और टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा, तो इसका मतलब है मैं वक्त से पहले टैक्स पे कर रहा हूं। तो मैं क्या क्रिएट करूंगा इसके ऊपर? डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम, ऐसा है? अब बताएं अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्सेबल डिफरेंस, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा तो डिडक्टेबल डिफरेंस। बस आपको ये याद रखना, अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज्यादा होगा, टैक्स वाले का प्रॉफिट कम है, तो हम कहेंगे जी हमारे हिसाब से ज्यादा टैक्स बन रहा है, एफबीआर ने टैक्स कम काटा है, तो हम और टैक्स डेफर्ड टैक्स बुक कर लेंगे, एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक कर देंगे। अगर टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है, तो हम कहेंगे मेरे हिसाब से भी टैक्स कम बनता है, एफबीआर ने ज्यादा काट लिया, तो मैं क्या क्रिएट करूंगा? एक एसेट और एक इनकम, डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम। पक्का? सर आइए जरा ऊपर वाले सवाल को एक और तरीके से सॉल्व कर दें। किस तरह? डिडक्टेबल और टैक्सेबल डिफरेंसेस के फॉर्म, ठीक है? हैं? देखो अब ये याद करना ना बहुत मुश्किल होगा, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा तो टैक्स का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज़्यादा तो टैक्स का एक्सपेंस कम, और टैक्स का एक्सपेंस ज़्यादा तो अकाउंटिंग का एक्सपेंस कम, और फिर टैक्स का प्रॉफिट। तो भाई दो ही चीज़ें याद कर लो, अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज़्यादा हो आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी चार्ज कर देनी है, टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम बुक कर लो, कहानी ख़त्म। ये जो अभी हम सीख रहे हैं ना, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो जब आगे आप जाओगे ना तो यकीन करो ये बेसिक चीज़ें आगे के सवालों में इतना तंग करेंगी। वो पता क्या कहेगा? ड्यूरिंग द पीरियड डिडक्टेबल डिफरेंसेस इंक्रीज्ड बाय इतना रुपया ड्यू टू पीपी। अब आप वहाँ परेशान हो गए कि यार पीपी की वजह से अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ा है, टैक्स का प्रॉफिट। आसान याद कर लो, अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज़्यादा होगा किसी चीज़ की वजह से भी, वो एक टैक्सेबल डिफरेंस है, और टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा तो डिडक्टेबल डिफरेंस है।
ये दो चीजें आपके ग्रिप में ना तो गेम ओवर है, फिर पीएनएल अप्रोच आपके हाथ में। सही है सुफियान, अच्छी बात है जी। यार अभी वो पता क्या कहेगा, डिडक्टेबल डिफरेंसेस डिक्रीज बाय इतना, इंक्रीज बाय इतना, तो वो चीज़ें लोगों के जहनों में फिर सोच रहे होते हैं ये ज़्यादा तो वो ज़्यादा। मैं कहता हूँ अभी वक्त के साथ साथ ना तो समझ आता रहेगा। एवरी डिडक्टेबल डिफरेंस और इंक्रीज इन डिडक्टेबल डिफरेंस विल अट्रैक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट। Every taxable difference or increase in taxable difference will always result in deferred tax expense और liability। कहानी खत्म। ठीक है जी। बस यार इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, मैंने कहा ये जाके CFO को बताएगा, मैंने गलत बता दिया। ऐसे बंदे के साथ करना चाहिए ऐसे। वो कहना, उसने कहा सर ये इक्विटी सेटल ट्रांजेक्शन है और ये फलाना ढिमका। CFO ने मुझे बुलाया, क्या यार तुम्हारा ओपिनियन क्या है? मैंने कहा कैश सेटल ट्रांजेक्शन। वो मुझे यूँ देख रहा है, अब बोल तो नहीं सकता कि यार तूने बाहर क्या बोला था, क्योंकि तो अपना नाम लेकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है। बाहर आया, मुझे कहता है तुम बड़े हरामखोर हो। मैंने कहा मैं भी आपकी क्लब को ज्वाइन कर चुका हूँ, ठीक है ना। फर्म में नहीं, फर्म में बहुत अच्छे लोग होते, जॉब पे जब जाओगे इंडस्ट्री। आपसे ऊपर एक बंदा बैठा होगा जो BCom होगा या आपके साथ का होगा, वो होगा 34 साल पुराना, और उस पुराने चावल को आपने चबा के खाना है। अच्छा कहाँ? बस आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं सर, इस पूरे सवाल में मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? बोर्ड पे देखना दोस्त, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? इस सवाल को मैं नीचे ले जाऊँ, बोर्ड पे देखना। इस सवाल को मैं लेके जा रहा हूँ नीचे, बोर्ड पे लिखना मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड पे देखो, मैं इस सवाल को लेके जा रहा हूं नीचे और आपके सामने रख रहा हूं सर। यहां पर मुझे बताओ मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? इसको देख के सर 1,40 का मेरा रेंटल इनकम, 90 की मेरी फी इनकम, 60 और 44 के एक्सपेंस कितने? 1,40,000। तो मैं ऐसे लिख दूं अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना? 1,26,000। पक्का? अब मुझे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है किसमें? टैक्सेबल प्रॉफिट में। किसमें? टैक्सेबल प्रॉफिट में। तो कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा, कुछ चीजें मैं लेस करूंगा। अब याद रखना, जो चीजें इधर ऐड और लेस होंगी वो अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट में डिफरेंस क्रिएट करेंगी। जो चीजें इधर ऐड और लेस होंगी और उस हर डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स बुक होगा। ऐसा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले रेंटल इनकम को पिक करो। रेंटल इनकम में अकाउंटिंग में इनकम कितनी शामिल है? पूरी 1,40। टैक्स वाला कह रहा है मेरी नजर में 1,40 नहीं, मेरी नजर में 98 है। कितना? 98। क्यों? 1,40,000 का 70%। अब बताओ इस 1,26 में पूरे 1,40 की इनकम शामिल है। FBR कह रहा है निकालो इसमें से वो इनकम जिस पर मैं टैक्स नहीं लगाना चाह रहा, वो कितनी है भाई? तो मैं ऐसा करूं जी, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड कितना? 40। हटाऊं? हटा दे जी इसको, बोर्ड पे देखना। अब रेंटल इनकम को सोचो, रेंटल इनकम कितनी है? 1,40। टैक्स के हिसाब से कितनी है? 98। अकाउंटिंग के हिसाब से कितनी है? टैक्स के हिसाब से कितनी है? कौन सी इनकम ज्यादा है? अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्स की इनकम कम है। टैक्स के हिसाब से इनकम 98, अकाउंटिंग के हिसाब से। तो मुझे बताओ अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी ज्यादा, डिफरेंस टैक्सेबल। बताओ इस टैक्सेबल डिफरेंस पे मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूं कितने का? कितना? 12,600। ये क्या है सर मेरे पास? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। आइंदा के बाद मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को पॉजिटिव रखा करूंगा। ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, इसके बाद 90,000 रुपीज है इनकम है मेरी अकाउंटिंग में। क्या FBR पूरी को इनकम मानता है? नहीं सर। कितने को इनकम मानता है सर? 60%। कितना? 54। कितने को इनकम नहीं मानता? मुझे बताओ। मेरा अकाउंटिंग इनकम 90, टैक्स के हिसाब से इनकम 54, तो अकाउंटिंग की इनकम ज्यादा 90, टैक्स की इनकम कम कितनी? 54। ये भी क्या है जनाब? सर इस 1,26 में पूरी अकाउंटिंग इनकम शामिल है। FBR कह रहा है हटाओ इसमें से जिसको मैं टैक्स नहीं कर रहा। कितना?
36,000 में क्या नाम दूं सर इसको? इनकम नॉट येट रिसीव्ड, कितना? 36,000। अब मुझे बता सर, मेरे पास ये भी एक टैक्सेबल डिफरेंस है, अकाउंटिंग की इनकम ज़्यादा है 90, टैक्स के हिसाब से इनकम कितनी है? कम है, कितना जी? 36,000। एक टैक्सेबल डिफरेंस विल अट्रैक्ट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, कितना? तो सर मैंने 2 डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिए। उधर तू चला जा, मैं आराम से आ जाता हूँ, चला जा तू पहले, ठीक है? डन डन। अच्छा जी, सैलरी एक्सपेंस कितने का? 60,000 का। अकाउंटिंग में 60,000 का एक्सपेंस, टैक्स वाला कितना एक्सपेंस मान रहा है इसमें से? 60%। देखो कितना? 36,000। कितने को एफबीआर मान ही नहीं रहा अभी? 24 को। एफबीआर कह रहे हैं 24 मेरी नजर में एक्सपेंस। अच्छा, मैंने तो एक 26 के प्रॉफिट की कैलकुलेशन में पूरा 60,000 एक्सपेंस के तौर पे माइनस किया हुआ है। एफबीआर कह रहे हैं मेरी नजर में ये 60 नहीं माइनस होना चाहिए था, 36 माइनस होना चाहिए था, आपने 24 और माइनस कर दिए, गलत किया आपने। अब बताओ मैं इसको ऐड बैक करूं? ऐसा एक्सपेंस नॉट येट पेड कितने का? 24,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, गौर सुनो, अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस बुक हो रहा है 60 का, टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस है 36 का, तो किसका एक्सपेंस बढ़ा है? अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग में एक्सपेंस कितना बुक हो रहा है? 60। टैक्स के अंदर एक्सपेंस कितना बुक हो रहा है? 36। तो अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा है, टैक्स का एक्सपेंस, अकाउंटिंग का एक्सपेंस, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम। अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम तो टैक्स का प्रॉफिट, और टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा, कौन सा डिफरेंस? डिडक्टेबल डिफरेंस। कितने का जी? 24,000 इंटू 30%, कितना? 7,200। अल्लाह के वास्ते कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेफर्ड टैक्स इनकम, और अगर ये नेगेटिव होगा, खुदा के वास्ते ही नहीं करना। आगे अभी आ रहा होगा डेफर्ड टैक्स, सॉरी, टैक्सेबल डिफरेंसेस इंक्रीज बाय इतना, डिक्रीज बाय इतना, तो वहां फिर आपको ये चीजें, ये प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, साइंस में नहीं जाना, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस सोच के बताओ, 44,000 का एक्सपेंस है अकाउंटिंग में। एफबीआर कह रहा है मैं इसमें सिर्फ 75% अलाउ कर रहा हूं, कितना? 33। 11 अलाउ नहीं कर रहा, 11 अलाउ नहीं कर रहा, तो भाई हमने तो 1/26 में पूरा एक्सपेंस माइनस किया हुआ है। एफबीआर कह रहा है 11 क्या कर दो? ऐड बैक कर दो, एक्सपेंस नॉट येट पेड, ऐसा। अब बताओ, मेरा अकाउंटिंग का एक्सपेंस 44, टैक्स का एक्सपेंस कम, तो अगर अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम। अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी कम, डिडक्टेबल डिफरेंस कितना? 11,000, ठीक है जी। अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा, कितना? 30। ये क्या है सर मेरे पास? डेफर्ड टैक्स इनकम। मुझे बताएं नेट करें क्या आ रहा है? नेट करें क्या आ रहा है? टोटल 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 कितना? 12,000 एक्सपेंस या इनकम? नेट एक्सपेंस, नेट एक्सपेंस 12,600 एक्सपेंस, 10,800 एक्सपेंस, 2 इनकम, इनकम नेगेटिव पे रखूंगा मैं। अच्छा, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया 12,900 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अब बताओ मेरी टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? टैक्सेबल प्रॉफिट कितना? 80। एफबीआर इसके ऊपर काटेगा करंट टैक्स एक्सपेंस, कितना? 24,900। अब बताओ, अगर मैं आपको कहूं मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस कितना, आप कहोगे जी 24,000। मैं आपको कहूं मेरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना, आप कहोगे 12,900। मैं कहूंगा जी दोनों मिला के कितना, आप कहोगे 37,000। मैं आपसे कहता हूं जनाब मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था? 1/26। इस पे कितना टैक्स बनता? इनकम टैक्स एक्सपेंस, मैं इसको ऐसे नाम दे दूं, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। बताएं टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है जी? 1/26 इंटू 30%, कितना? 37,800। ऐसा है सर, ये कॉपी करें। मैं अब आपको इसी तरह के 3-4 सवाल दूंगा ताकि आपको ये टैक्सेबल और डिडक्टेबल डिफरेंस में पक्के हो जाओ आप।
एक ज़माने में हमारे पूरे कोर्स में इतना ही डेफर्ड टैक्स था, है ये तो शुरू हुआ है, 13 क्लास से 14 क्लास से जाएगा अभी, है नहीं अभी तो ये रूल सेट हो जाएंगे ना, फिर हर एक बेड डेट्स के लिए अलग प्रिंसिपल्स हैं, बेड डेट्स ऑन अकाउंट रिसीवेबल, बेड डेट्स ऑन डायरेक्टर्स लोन, दोनों के रूल्स अलग हैं, ठीक है ना। डायरेक्टर के लोन पे बेड डेट्स अलाउ होना चाहिए, डायरेक्टर को लोन दिया लेके भाग गया, क्यों? एक कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, चारों शेयर होल्डर हैं, कंपनी ने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, सबको 25-25 लोन दे दिया, सब ने काम भाग गए, और ये अलाउ हो जाए एक्सपेंस के तौर पे, तो टैक्स कैसे पे करोगे फिर? डायरेक्टर को होना भी यही चाहिए ना, अब अदरवाइज तो फिर बड़ी जलालत है ना, हैं रूल तो बनते इसीलिए ना कि जब किसी ने की होगी हरकत, अच्छा सबर कर रुक भाई, तो हर दफ़ा इस तरह का। देखो मैं अल्लाह के वास्ते ये आपको इनकरेज नहीं करूँगा कि कुछ लोग ऐसे कर दें, ये ऐड हो रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब अभी मेरा टैक्स बढ़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस सॉरी डेफर्ड टैक्स इनकम और लेस हो रहा है, तो जी नहीं आप नहीं करें ऐसे यार। अभी आगे आप सवाल देखोगे ना पास पेपर के, आपका दिमाग घूम जाएगा, तो जैसे लेके चल रहा हूँ वैसे चलूँ, ठीक है ना। मुझे और आप में पता फ़र्क क्या है, मैं सारे पास पेपर कर चुका हूँ, फाइनल भी कर चुका हूँ, ठीक है ना। एक बात बताओ, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 2 लाख, ये कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स? ऑब्वियसली बिफोर टैक्स, ठीक है जी। फिर आपको दे रहा है एडजस्टमेंट्स, पहली एडजस्टमेंट, सर मेरे पास सैलरी नॉट येट पेड 20,000, फी इनकम नॉट येट रिसीव्ड 35,000, बस सिंपल सा। टैक्स रेट 30%। मुझे सर पहले टैक्सेबल इनकम निकाल के दें, मुझे डिफरेंसेस पे ये कंक्लूड करके दें कि टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं, डिडक्टेबल डिफरेंस हैं। सबसे पहले सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सुनो मुझे एक बात बताओ, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है भैया? मेरा 2 लाख रुपए, बोर्ड पे देखना। अब एक एक चीज पिक करो, कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। सबसे पहले सर मैंने सैलरी पे नहीं की, एक एक्सपेंस है जो मैंने पे नहीं किया, वीआर नहीं मानेगा। अब सर मेरे इस 2 लाख रुपए में तो मैंने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए हुए ना, ये 20,000 वीआर नहीं मानना, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड बैक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा जी, सैलरी अनपेड कितने की जी, 20,000 रुपये। अब गौर से एक चीज सुनना, ये एक सैलरी है, एक्सपेंस है, अकाउंटिंग के नजर में एक्सपेंस है, टैक्स वाले की नजर में एक्सपेंस। तो अगर अकाउंटिंग की नजर में एक्सपेंस है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, और टैक्स में एक्सपेंस नहीं है तो टैक्स का प्रॉफिट, और टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा डिडक्टेबल डिफरेंस। क्या करूं सर मैं, 20,000 डिडक्टेबल डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम कितने की, और इनकम को मैं नेगेटिव में रखूंगा सर, ऐसा। फी इनकम नॉट येट रिसीव्ड, 35,000 रुपए की इनकम है, रिसीव ही नहीं हुई। अच्छा इस 2 लाख रुपए में पूरे 35 शामिल है। अच्छा एफबीआर इसको इनकम मानता ही नहीं है, हटा दो, हटा दो सर इसको। क्या करूँ मैं, सर मेरे पास अन या इनकम रिसीवेबल कितने का, 35,000, ऐसा। अब बताओ ये अकाउंटिंग की नजर में तो इनकम है 35,000, टैक्स वाले की नजर में इनकम, तो अकाउंटिंग की में इनकम है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, तो सर डिफरेंस टैक्सेबल 35,000 इंटू 30% कितना,
10,500 डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी कितना? 4.5 एक्सपेंस नेट। अब बताइए जी मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना? कितना? 185। ये है मेरा जी टैक्सेबल। लगाओ इस पे जरा रेट। करंट टैक्स एक्सपेंस कितना? 55,500। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट पे 2 लाख पे टैक्स बनना चाहिए था 30% के हिसाब से 60,000। अब बताओ आप कामयाब हुए करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इतना क्रिएट करने में? 55,500 और क्या आ रही है? ऐसा पक्का मेरे बच्चों? बड़े एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 5:15 तक है। ये मैं हूं शाबाश साईं। बोर्ड में देखना दोस्त, यहां देखो, मुझे एक बात बताएं, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 3,60,000 का। ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1,70 और टैक्स डेप्रिसिएशन 2,10, ये क्यों है? ऐसा क्यों? तो डेप्रिसिएशन तो दोनों में सेम नहीं होना चाहिए। देखो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होता है जेन्युइन डेप्रिसिएशन। आपके पास एक एसी आपने देखा जी 6 घंटे चलता है तो उसकी लाइफ इतनी होनी चाहिए और इतने टाइम तक चलेगा। अकाउंटिंग की नज़र में, सॉरी टैक्स वाले की नज़र में, सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का डेप्रिसिएशन रेट एक ही है। वो ये नहीं देखता कि जी ARTT में जो एसी कोने में लगा हुआ है उसकी लाइफ कुछ और है और जो सामने लगा हुआ है उसकी लाइफ कुछ और है। उसकी नज़र में ये नहीं, वो इतना बारीकी से काम नहीं करता, वो पर्सन टू पर्सन नहीं जाता, उसका रेट क्या है, जनरल है। तो इस वजह से हो सकता है कि अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन में, अच्छा ये वक्ती डिफरेंस है या ये वक्ती डिफरेंस क्यों है? एसेट है 5 लाख का, अकाउंटिंग में भी टोटल डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ 5 साल ही बुक होनी है और टैक्स में भी टोटल डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड 5 लाख ही बुक होनी है, ऐसा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड क्या रहनी है? उसका मतलब ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये आज हैं तो कल खत्म हो जाएंगे, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन कितना है? 1,70। टैक्स का डेप्रिसिएशन कितना है? तो कौन सा डेप्रिसिएशन ज़्यादा? तो टैक्स का डेप्रिसिएशन ज़्यादा तो टैक्स का प्रॉफिट, और अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा तो टैक्सेबल डिफरेंस, टैक्सेबल डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी। कमीशन इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इसको भी देख लें आप। सैलरी नॉट येट पेड, और इसका क्या करेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम है नहीं है, क्यों? अनअर्न्ड है। टैक्स के हिसाब से क्या है? अर्न्ड है। टैक्स के हिसाब से इनकम है, अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम नहीं है। तो टैक्स के हिसाब से इनकम है तो टैक्स का प्रॉफिट। अब मुझे ज़रा ये रिकन्सिलेशन बना के दें शाबाश। तो 10 मिनट में बन जाएगा काम। 10 मिनट में तुम लोग बहुत सारे काम 6 दफ़ा कर लो। ऐसे कर लो। क्या चीज़? अभी आएगा। इसमें से कुछ इनकम ऐसी होंगी जो डबल रेट पे टैक्स हो रही होंगी, कुछ इनकम ऐसी होंगी जो लो रेट पे टैक्स हो रही होंगी। तो आप ऐसे डायरेक्ट उठा नहीं सकते, ठीक है ना? कि आपने ऊपर अकाउंटिंग प्रॉफिट रखा, नीचे टैक्सेबल, दोनों का डिफरेंस आपने कहा पकड़ भाई डेफर्ड टैक्स है। अभी एग्जाम्प्ट इनकम भी आ रही होगी, डिसअलाउड एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं। हाँ, कैपिटल गेन आ रहा होगा जैसे।
चलो जी, मैं करवा रहा हूं सर, बोर्ड पे देखिए, बताएं सर, मेरा बोर्ड पे देखना दोस्त, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसमें सारे अकाउंटिंग इनकम और एक्सपेंसेस शामिल हैं 360। एफबीआर कहता है मुझे कुछ इनकम और एक्सपेंसेस पे एतराज है, हमने कहा हटा देते हैं, और कुछ यहां डाल भी देंगे हम सर, जो आप कहेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, बोर्ड पे देखो, एफबीआर कह रहा है डिसअलाउड। मेरी नजर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज नहीं है, मेरी नजर में क्या है, तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पूरा पूरा ऐड बैक कर देते हैं। कितना? 170, और इसकी जगह क्या चार्ज कर लेते हैं? अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका क्या हो सकता था? बजाय 170 ऐड करके 210 माइनस करने के, आप क्या करते? सिर्फ 40,000 और माइनस कर देते। ओ भाई, अकाउंट एग्जामिनर ये चीज भी पूछता है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वाज 40,000 लेस देन टैक्स डेप्रिसिएशन, तो वहां दोनों नहीं पता होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मेरा कौन सा डेप्रिसिएशन ज्यादा है? टैक्स, तो इसका मतलब है टैक्स का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना ज्यादा? मल्टीप्लाई बाय 30%, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर जी इसके बाद जी, कमीशन नॉट येट रिसीव्ड, एक ऐसी इनकम है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई, एफबीआर कह रहा है मैं उसको इनकम नहीं मानता, हटाओ इसको। हमने कहा सर होने होने कितना? 23, नहीं मान रहा भाई एफबीआर, हटा दो यार। अब बताओ, ये अकाउंटिंग की नजर में तो इनकम है कमीशन, एफबीआर की नजर में चूंकि रिसीव नहीं हुआ तो इनकम ही नहीं है, तो अकाउंटिंग की इनकम है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, कितना? फिर जी, सैलरी इज नॉट येट पेड, एफबीआर की नजर में ये एक्सपेंस नहीं है, अकाउंटिंग वाला कह रहा है मैंने तो 3,60,000 का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए सैलरी माइनस की थी, एफबीआर कह रहा है नहीं मैं नहीं मानता, जब तक आपने पे नहीं किया। तो हम क्या कर रहे हैं, सैलरी अनपेड हम क्या कर रहे हैं, एड बैक, कितने का? 15,000 रुपए का। एफबीआर नहीं मान रहा है इसको, अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंस है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है, टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस नहीं है, तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है। टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा, एक डिडक्टेबल डिफरेंस बनूसों, और इस डिडक्टेबल डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स, इनकम और एसेट कितने का? ऐसा। फिर रिपीट करते सर, सैलरी एक्सपेंस है मेरे पास सर, जिसको एफबीआर नहीं मान रहा, अकाउंटिंग में एक्सपेंस, टैक्स में एक्सपेंस नहीं। अगर अकाउंटिंग में एक्सपेंस तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, और टैक्स में एक्सपेंस ना होने की वजह से टैक्स का प्रॉफिट, डिडक्टेबल डिफरेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने कहा भाई ये तो अनअर्न्ड है, एफबीआर कह रहे हैं अनअर्न्ड वनअर्न्ड कुछ नहीं होता, पैसा आ गया तो इनकम, डालो इसको इनकम में। हमने कहा हम तो इनकम में नहीं डाल रहे हैं, इस 3,60,000 में तुमने शामिल नहीं किया था, हमारी नजर में क्या थी, लायबिलिटी थी, अनअर्न्ड है, एडवांस है। एफबीआर कह रहे हैं मेरी नजर में इनकम है, कायदे आज़म आ गया तो इनकम, ऐसा हमने डाल दी। क्या क्या नाम दे इसको, एडवांस इनकम। अब ये एफबीआर की नजर में इनकम है, अकाउंटिंग की नजर में इनकम, तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है, इसका मतलब है कितना? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये नेट नोट करके क्या आ रहा है? नहीं, टोटल 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 3,52,000। इसको क्या नाम दें हम? टैक्सेबल प्रॉफिट। इस टैक्सेबल प्रॉफिट में हम क्या करें, करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का? 10, सही कहने लगा, 105, 600। आप बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास ये कितना आ रहा है? 2400। नेट एक्सपेंस या इनकम? अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास टैक्स
ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 3,60,000, 3,60,000 का 30%, सबर कर जा भाई, 1,08,000। अब बताया सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 2,400। यही है। चलो जी, एडवांस इनकम रिसीव ऐड क्यों किया? देखो अकाउंटिंग की नज़र में एडवांस में पैसा रिसीव करना काम किए बगैर इनकम नहीं है। एफबीआर कह रहा है मेरी नज़र में इनकम है, अकाउंटिंग वाला कह रहा है मैंने तो इनकम माना ही नहीं, शामिल ही नहीं किया। तो एफबीआर वाला कह रहा है इसको ऐड करो अभी के अभी इनकम में, हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, हो गया प्यारे भाई। जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है टैक्सेबल डिफरेंस, टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा डिडक्टेबल, बस खत्म। ठीक है।